आती है। तो मम्मा, हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए वरना हम सब मर जाएंगे। मम्मा, मेरा तो दम घुट रहा है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने निकल जाती है। मिठू तोता उड़ता हुआ जा रहा था कि पेड़ से टकराकर नीचे गिरता है। ये कैसा मौसम बन गया है? इन इंसानों की वजह से सब मरेंगे, हम पक्षी भी और पेड़ पौधे भी, सब खत्म हो जाएगा। तोता फिर से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। रानो, मेरे बेटे जग्गू का कल से गला खराब है। 3 बार बुलबुल से दवा ला चुका हूँ, लेकिन मेरे जग्गू का गला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तोता भागा भागा वहाँ आता है। किसी का गला ठीक नहीं होगा जब तक ये इंसानों की फैलाई हुई स्मोक खत्म नहीं हो जाती, कुछ भी ठीक नहीं होगा। हेलो भैया, कबूतर कहाँ है? वो भी बीमार है, उसे कल से खांसी और बुखार है। वो तो 3 दिन से घर में ही है। किसी ने दाना पानी भी दिया है उसे? हाँ, मैं कल रात उसे दाना पानी दे आया था। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इंसानों को रोकना होगा। हमें इंसानों को उन कामों से रोकना होगा जिनसे ये स्मोक पैदा होती है। कव्वे भैया, क्यों ना हम इंसानों के पास जाएं और उन्हें जाकर अपनी समस्या बताएं। हाँ चिड़िया रानी, हमें ऐसा ही करना होगा। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। एक लकड़हारा इंसान हरा भरा पेड़ काट रहा था। चिड़िया और कौवा उस इंसान के पास जाते हैं। लकड़हारे इंसान, ऐसा मत करें। अगर आप ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो ये स्मोक आने वाली नस्लों को सांस नहीं लेने देगी। ये मेरा धंधा है, काम है मेरा। मैं अगर ये पेड़ नहीं काटूंगा तो खाना कहाँ से लूंगा? कोई और काम या फिर कोई सूखा हुआ पेड़ भी तो तुम काट सकते हो। पेड़ काटना बहुत बुरी बात है। एक पेड़ कई सालों में जाकर बड़ा होता है और तुम जैसे इंसान उसे एक पल में काट देते हो। मुझे मेरा काम करने दो। ऐसे कहते हुए लकड़हारा फिर से पेड़ काटने लगता है। रानो चिड़िया, वो देखो, वो सामने फैक्ट्री से कैसे काला काला धुआं निकल रहा है। हम वहाँ जाकर फैक्ट्री वाले इंसान से बात करते हैं। चिड़िया और कालू कौवा उस फैक्ट्री वाले इंसान की तरफ जाते हैं। फैक्ट्री के गेट पर पहरेदार खड़ा था। चिड़िया और कौवे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, बिना इजाजत के फैक्ट्री में जाना मना है। हमें फैक्ट्री के मालिक से बात करनी है। फिर वो पहरेदार इंसान चिड़िया और कौवे को फैक्ट्री के मालिक के पास ले जाता है। छोटी चिड़िया और कौवे, क्या बात है? इंसान, आप इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को किसी तरह कम कर दें। इंसान तो सब कुछ कर सकता है। मेरी फैक्ट्री के धुएं से तुम पक्षियों का क्या लेना देना? फैक्ट्री मालिक इंसान, जंगल की हवा स्मोक से भर गई है। ना कोई सांस ले सकता है और ना ही कोई घर से बाहर निकल सकता है। सब पक्षी बीमार हो रहे हैं। और आपकी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं ही स्मोक का कारण बन रहा है। फैक्ट्री का मालिक जोर से कहका लगाता है। छोटे पक्षियों, क्या तुम्हारे जंगल की खातिर मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर दूं? बात सिर्फ हमारे जंगल की नहीं है, आप इंसान भी इससे नहीं बच सकोगे। आपको कुछ ना भी हुआ तो आपकी आने वाली नस्लें कैसे इस आलूदा और गंदी हवा में सांस ले सकेंगी। जाओ पक्षियों, चले जाओ। ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों को पिंजरे में कैद कर दूं। इंसान जो भी कर ले, जितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर चला जाए या फिर सागर के अंदर, आखिर सांस तो इसी ज़मीन पर लेनी है ना। और अगर ये ज़मीन, ये जंगल, ये हवा, ये फ़ज़ा, पेड़ पौधे, फूल ही साफ ना होंगे तो तुम इंसान तरक्की करने के बाद भी नाकाम हो जाओगे। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया और कालू कौवा फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें दूर लंबी कतार में गाड़ियां जाती हुई नजर आती हैं, जिनसे धुआं ही धुआं निकल रहा था। चिड़िया रानी, हमें इन गाड़ियों को भी रोकना होगा। इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी स्मोक बना रहा है। फिर चिड़िया और कौवा उस दिशा में जाते हैं। एक गाड़ी काला धुआं छोड़ती हुई जा रही थी। चिड़िया और कौवा उसे रोककर उस गाड़ी को चलाने वाले इंसान के पास जाते हैं। इंसान, गाड़ी वाले इंसान, आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जंगल में स्मोक फैला रहा है। किसी तरह आप इस धुएं को कम करो। मेरी गाड़ी कौन सा अकेली है? इस शहर में अगर मैं गाड़ी का धुआं बंद भी कर दूं तो फिर भी ये स्मोक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस शहर में हर इंसान के पास अपनी अलग गाड़ी है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कभी रुकने वाला नहीं है। चिड़िया और कौवा थक हार जाते हैं।
और वापस जंगल चले जाते हैं। रास्ते में चिड़िया और कौवे को एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है। बच्चों, अगर इस स्मॉग से बचना है तो जंगल में नए पेड़ पौधे लगाओ। ज्यादा पेड़ होंगे तो फिर ही हमारी आने वाली नस्लें ताज़ा हवा में सांस ले सकेंगी। बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर चिड़िया और कौवे को उम्मीद की एक नई राह मिलती है। कौवे भैया, हम पेड़ लगाएंगे और इस जंगल में हर तरफ पेड़ ही पेड़ कर देंगे। हाँ चिड़िया, शायद ऐसा करने से हमारी आने वाली नस्लें ताज़ा हवा में सांस ले सकें। और फिर चिड़िया और कौवा वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वो मायूस नहीं थे क्योंकि वो जान गए थे कि उम्मीद अभी बाकी है। वो नए पेड़ लगा सकते हैं ताकि उनके जंगल की फजा तरोताजा रहे। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि आप अपने माहौल को साफ रखने में अपना रोल अदा कर सकें, क्योंकि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। आपका धन्यवाद। उन दिनों अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने 2 अंडे दिए हुए थे। हरियाली तोती का पति मिठू तोता मुंह अंधेरे ही अपने घर से निकलता और दाना लेने चला जाता। मिठू को चंद सूखे दाने चनों के मिलते हैं और मिठू चनों के दाने लेकर अपने घोंसले में लौट आता है। आज फिर सूखे दाने चनों के ही खाकर पेट भरना होगा। मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज सूखा दाना खाकर। पति जी, चंद दिनों की ही तो बात है। जब हमारे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल भोजन लेने जाया करेंगे। बहुत मुश्किल समय है। कोई मीठा अमरूद या कोई लाल मिर्ची खाए कई दिन बीत गए हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए मम्मा पापा को ऐसी मुश्किलात तो बर्दाश्त करना ही होती हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी सूखे दाने खा लेते हैं। रात भी हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और हरियाली अपने पति से कहती है, मिठू जी, आज थोड़ा जल्दी लौट कर आ जाना। मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया। आज शाम मैं नदी पर जाऊंगी पानी पीने। भोजन मिलेगा तो फिर ही आऊंगा। तुम क्या जानो भोजन कितनी मुश्किल से मिलता है। फिर मिठू चला जाता है। कई दिनों से पति जी पहले जैसे नहीं है। हर समय उदास उदास रहते हैं। मिठू उड़ता उड़ता दूर जाता है और फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत हो गया। आज तो मैं कोई मीठा फल ही खाऊंगा। मुझे जाना होगा। मुझे मीठा फल खाने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। ऐसा सोचते हुए मिठू तोता दूसरे जंगल चला जाता है। वो जंगल बहुत सुंदर था। नए जंगल को देखकर मिठू बहुत खुश होता है। उसे एक आमों का पेड़ नजर आता है जिस पर मीठे मीठे पके हुए आम लगे हुए थे। मिठू वहाँ जाता है और जाकर आम खाने लगता है। मीना तोती जो उसी जंगल में रहती थी, उसका घर भी पास ही था। अपने जंगल में नए तोते को देखकर मीना उसके पास आती है। तोते, ये पेड़ मेरा है और तुम पूछे बिना ही मेरे पेड़ से आम खा रहे हो। मेरा नाम मिठू है। मैं कई दिनों से सूखे दाने खा रहा हूँ। मेरी पत्नी अंडों पर बैठी हुई है, इसलिए आज कई दिनों के बाद मैं इस जंगल में आया हूँ। आप बहुत सुंदर तोते हो। अगर आप चाहो तो ये आम आप हर रोज खा सकते हो। मेरे पास लाल मिर्ची भी है, मैं वो भी दूंगी आपको खाने को। मैं भी अकेली अपने घर में रहती हूँ। तुम मेरे साथ रह भी सकते हो। ये सोचकर मिठू सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद मीना तोती से कहता है, लाल मिर्ची तो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं वापस लौटकर नहीं जाऊंगा और आपके पास ही रहूंगा। अगर आम खा लिए हैं तो चलें, मैं आपको लाल मिर्ची देती हूँ और अपना पक्का लकड़ियों का घर भी दिखाती हूँ। मिठू की पत्नी अपने अंडों पर बैठी सुबह से अपने पति का इंतजार कर रही थी, मगर वो क्या जानती थी कि उसके पति ने तो अपने लिए नई दुनिया ढूंढ ली है। उसके पति ने तो नई खुशियाँ ढूंढ ली हैं अपने लिए। शाम हो जाती है। जब हरियाली का पति शाम तक लौट कर नहीं आता तो हरियाली कुछ पत्ते अंडों पर रखकर अंडे छुपा देती है और नदी पर पानी पीने चली जाती है।
वो नदी से ठंडा पानी पीती है और उसकी जान में जान आती है, क्योंकि आज उसने 2 दिन बाद पानी पिया था। मुझे अब लौटकर घोंसले में जाना होगा, अब तक तो पति जी आगे होंगे। हरियाली जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। वाह मीना, आपका घर तो आपकी तरह बहुत सुंदर है। आज से ये तुम्हारा भी घर है, हम इसी घर में रहेंगे। मेरी पत्नी आप जैसी सुंदर भी नहीं है और अब तो अंडों से बच्चे भी निकल आएंगे। मैं इतना काम नहीं कर सकूंगा। मैं यहाँ आपके पास बहुत खुश रहूंगा। क्या आप मुझे तो छोड़कर नहीं जाएंगे? आप जैसी सुंदर तोती को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आपने तो मुझे लाल मिर्ची भी दी है खाने को। शाम से रात हो जाती है और फिर रात से सुबह। हरियाली अपने पति का इंतजार करते करते थक गई थी। वो बहुत भूखी भी थी। वो पास से गुजरती हुई चिड़िया को बुलाती है। हरियाली, क्या हुआ आपको? आप बहुत कमजोर हो गई हो। चिड़िया, मैं कई दिनों से घोंसले में ही हूँ और अपने अंडों की रक्षा कर रही हूँ और कल से मेरा पति लौट कर नहीं आया। वो मेरे लिए भोजन लेने गया था। हम माओ की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हम अपने लिए जीती ही कहाँ है। आपका पति लौट कर आए ना आए, मगर आपको अपने बच्चों को तो पालना ही होगा। और अगर ऐसे घोंसले में भूखी प्यासी बैठी रहोगी तो तुम ये सब नहीं कर पाओगी। चिड़िया हरियाली तोती को हौसला देती है और उसे अपने साथ भोजन लेने ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और हरियाली के अंडों से 2 सुंदर से बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही अपनी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा, पापा कहाँ है? क्या पापा ने कोई मीठा फल नहीं लाकर रखा हमारे आने की खुशी में? मेरे बच्चों, मैं आपकी मम्मा और मैं ही आपका पापा हूँ। ये देखें, मैंने तो कल ही मीठा फल लाकर रख लिया था अपने बच्चों के लिए। फिर मम्मा तोती अपने बच्चों को मीठा फल खाने को देती है। दूसरी तरफ मिट्ठू ने चंद दिन तो बहुत खुशी खुशी गुजार लिए थे और फिर एक दिन मीना मिट्ठू से कहती है, अजनबी तोते, आज मेरा पुराना दोस्त आ रहा है मेरे घर। वो कुछ दिन मेरे घर में ही रहेगा, इसलिए तुम आज यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मिट्ठू हैरान हो जाता है। मगर मैं भी तो आपका दोस्त हूँ। 2-4 दिन तुम्हें अपने घर में क्या रख लिया? तुम क्या समझे तुम हमेशा इसी घर में रहोगे? जिसने अपनी पत्नी और अंडों को छोड़ दिया वो मुझे क्या दे सकता है? चल भाग यहाँ से, अब मेरा दोस्त आ जाएगा और हम खुशी से रह सकते हैं। मिट्ठू मुंह लटकाए वहाँ से उड़ जाता है। वो अब सोच रहा था कि कहाँ जाए। फिर उसे अपने अंडों का ख्याल आता है और वो अपने घोंसले की तरफ लौटता है। हरियाली तोती ने नदी के पास अपने लिए एक नया घोंसला बना लिया था। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि नदी के पास पानी भी था और भोजन भी। मिट्ठू जब अपने घोंसले में आता है तो वहाँ कोई भी ना था। अपने टूटे हुए अंडों के खोल देकर मिट्ठू रोने लग जाता है और अपने आपने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की, जाते समय मुझे देखा भी नहीं। आप इतनी अचानक मुझे छोड़कर चली जाएंगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी रात गुड़िया बैठी रोती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। बेटी गुड़िया, जो पक्षी मेहनत नहीं करते, जो आलसी होते हैं, वो हमेशा नाकाम रहते हैं। गुड़िया को अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। दोपहर के बाद वो अपने घर से निकलती है। वो अपनी मम्मा के साथ कभी भी दाना लेने नहीं गई थी, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि दाना कहाँ से मिलेगा। गुड़िया उड़ती हुई सूखे जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ ना तो कोई फल था और ना ही कोई दाना। उड़ते उड़ते वो थक जाती है और थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर वहाँ एक छोटा कौवा आ जाता है। क्या आप भूखी हो? हाँ, मेरी मम्मा नहीं है, इसलिए मुझे दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। और मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ आपको दाना कहाँ से मिलेगा। और जग्गू कौवे के साथ वापस चली जाती है। उसी रात तेज बारिश होती है और गुड़िया के घर की छत टपकने लगती है। गुड़िया
है बेटी, आ मेरे साथ चलो, घर की छत को मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लानी है। मम्मा मैं तो मीना के साथ जंगल घूमने जाऊंगी। जब घर की छत टपकने लगती है तो गुड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है। अगर उस दिन मैं मम्मा के साथ गई होती तो आज घर की छत यूं न टपकती। सारी रात गुड़िया फर्श पर बाल्टियाँ रख रख कर पानी बाहर गिराती है और फिर सुबह होते ही वो अपने घर से निकलती है। वो पड़ोसी अंकल तोते के पास जाती है। अंकल अंकल मेरे घर की छत टपक रही है, मुझे बताइए कि मुझे सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। बेटी ऐसी बारिश में जंगल से कहीं से भी लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। जो सूखी और मजबूत लकड़ियाँ थी वो खत्म हो गई है। ये सुनकर गुड़िया निराश हो जाती है और वापस जाती है। जब गुड़िया घर के पास जाती है तो देखती है कि उसका घर गिरकर टूट गया है। वो घर के पास बैठकर रोने लग जाती है। आज उसे अपनी माँ की बहुत कमी महसूस हो रही थी। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो आज ये सब न होता। मम्मा मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि आप जो कहती थी मेरे फायदे के लिए ही कहती थी। दोपहर के बाद जाकर बारिश रुक जाती है। गुड़िया अपने टूटे हुए घर को देखकर अफसोस करने की बजाय उड़ती है और फिर से जंगल जाती है। वो उड़ती उड़ती दूसरे जंगल जाती है और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ जमा करती है। वो सूखी लकड़ियाँ उठाकर वापस आती है और अपने टूटे हुए घर के पास वाले पेड़ पर नया घर बनाने का काम शुरू करती है। गुड़िया को काम करती हुई देखकर पड़ोसन गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। बेटी मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ये लकड़ियाँ यहाँ रखो और अपने टूटे हुए घर से छोटे छोटे तिनके निकाल कर लाओ। आंटी घर कैसे बनाते हैं मैं भी सीखूंगी। हाँ बेटी, माँ बाप हमेशा साथ थोड़ी रहते हैं, इसलिए हमें जिंदगी में ये सब सीखना चाहिए। गुड़िया टूटे हुए घर से छोटे तिनके निकाल कर लाती है और गोरी आंटी को देखती है कि वो बड़ी लकड़ियाँ कैसे लगाती है और छोटे तिनके कहाँ लगाती है। शाम तक गुड़िया का घर बन जाता है और गुड़िया गोरी आंटी का शुक्रिया अदा करती है। आज की रात गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपना नया घर बना लिया था। वो अपने नए घर में लेटी हुई थी। वो अपनी माँ से बहुत सी बातें करना चाहती थी। वो अपनी माँ की हर काम में मदद करना चाहती थी। उसके साथ दाना लेने जाना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि अब उसके पास माँ नहीं थी। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो करवट बदलकर सो जाती है। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप का कहना मानो, मेहनत करो क्योंकि वो आपको कामयाब पक्षी बनाना चाहते हैं। अपने मम्मा पापा की बातों पर ध्यान दो क्योंकि कल जब वो नहीं होंगे तो आपको उनकी बातें बहुत याद आएंगी। आपका धन्यवाद। बुलबुल के पास क्या करने जाना है गोरी? बहू को लेकर जाना है, उसने अंडा दिया है। मैंने सोचा अंडे का चेकअप करवा लूं कि अंडे में बेटा है या बेटी। गोरी बहन बेटा हो या बेटी दोनों बराबर हैं। आजकल बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। वो कौन सा काम है जो बेटे करते हैं और बेटियां नहीं कर सकती? चिड़िया जो भी है, लेकिन मुझे पहला पोता ही चाहिए, इसलिए तो मैंने जग्गू की छोटी उम्र में ही शादी की है। कालू तो अब रहा नहीं, मेरे लिए काम करना दाना लाना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। गोरी तुम्हारा बेटा जो है जग्गू, जग्गू से कहा करो वो काम में तुम्हारी मदद किया करेगा। नहीं, मेरा पोता ही मेरे साथ दाना लेने जाया करेगा। गोरी कवि घर जाती है और अपनी बहू से कहती है, अगर खा खा कर पेट भर गया हो तो अपना अंडा उठाओ और मेरे साथ आओ। माँ कहाँ? सासू माँ कहाँ जाना है? अंडे का चेकअप करवाने बुलबुल के पास जाना है। मेरा अंडा ठीक है, स्वस्थ है, फिर चेकअप क्यों करवाना है? चुप करके मेरे साथ चल, मुझे ज्यादा काएं पसंद नहीं है। गोरी की बहू अपना अंडा उठा लेती है और गोरी के साथ चल देती है। बहू तुम यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। गोरी कवि अपनी बहू को एक तरफ बिठाकर अंडा बुलबुल के पास ले जाती है। बुलबुल अंडे का स्कैन करके अच्छी तरह देखकर बताओ कि अंडे से मेरा पोता निकलेगा या पोती। गोरी बहन ऐसा करना कानूनन अपराध है, क्यों मुझे जेल भेजोगी? एक लगाऊंगी मोटी कहीं की। देख नहीं रही हो गोरी से बात कर रही हो, आई बड़ी कानून पर चलने वाली। बुलबुल डरती हुई गोरी से अंडा लेती है और अंडे का चेकअप करती है। बधाई हो गोरी बहन, अंडे में बच्चा स्वस्थ है, बस 1-2 दिन में ही अंडा फूटने वाला है। मोटो जल्दी से बताओ अंडे में बेटा है या बेटी? बेटी है, बहुत ही सुंदर कवि है अंडे में। ये सुनकर गोरी कवि तो जल जाती है और गुस्से में आ जाती है। बधाई किस बात की दे रही हो मोटी? चल बहू उठा अपना अंडा, मेरी फीस। लेकिन गोरी कवि अपनी बहू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जग्गू जैसी तेरी पत्नी मनहूस, ऐसा ही मनहूस अंडा दिया है इसने। अंडे में बेटी है।
माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं पाल लूंगा अपनी आने वाली बेटी को। माँ जी, आप शांत हो जाएं और आराम करें। मैं दाना ले आती हूँ, लेकिन मेरे अंडे का ध्यान रखना। गौरी की बहू दाना लेने जंगल चली जाती है, लेकिन गौरी कव्वी तो गुस्से से अंडे को ही घूरे जा रही थी और फिर जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा जाओ 2-3 के सूखी घास के तो लेकर आओ, खिड़की में लगाने हैं। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। गौरी कव्वी बहाने से जग्गू को भी घर से बाहर भेज देती है। ना रहेगा अंडा और ना निकलेगी अंडे से बेटी। गौरी कव्वी वो अंडा अपनी चोंच में उठाती है और घर से निकल जाती है। गौरी कव्वी घने जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और अंडा नीचे फेंक देती है। अंडा गिरकर टूट जाता है। माँ, सासू माँ, ये आपने क्या किया? आपने मेरा अंडा ही तोड़ दिया है। बहुत बहुत जालिम है आप बहुत बुरी हैं। रोती हुई गौरी की बहू घर चली जाती है। अब मनहूस जाकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर देगी। गौरी कव्वी भी जल्दी से घर जाती है। माँ, तुमने मुझे सूखी घास लेने इसलिए भेजा था। अगर मुझे मालूम होता कि आप ऐसा करने वाली हैं, तो मैं कभी भी बाहर न जाता। क्या किया है मैंने? एक अंडा ही तो तोड़ा है, और वो भी बेटी वाला। कोई माँ ऐसा भी कर सकती है? आप तो डाइन है, डाइन। निकल जा, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। मेरे घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है माँ, वो अकेली नहीं, मैं भी साथ जाऊंगा। ना ना, मेरा शेर जग्गू मेरे पास ही रहेगा। चलो पिंकी। जग्गू अपनी पत्नी को साथ लेकर घर से निकल जाता है। जग्गू और जग्गू की पत्नी मिलकर अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बनाना शुरू करते हैं। वो शाम तक काम करते हैं। बाकी का काम आप करें और मैं